नमस्कार भाई। तो देखो अपनी एक क्लास हो गई थी प्रॉफिट लॉस की, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक से सवाल किए थे। आज उसके ऊपर अगले सवाल करते हैं। देखो अब प्रॉफिट लॉस में जो भी सवाल पढ़ेंगे ना, पहले उस सवाल का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद उस सवाल को देखेंगे कि दूसरे तरीके से वो कैसे हो सकता है, जिस हिसाब से अपने को करना है। तो देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। मान लो हमने एक पहला सवाल ले लिया, एक सवाल ले लिया कि एक आदमी 1 रुपए में 25 वस्तु खरीदता है, 25 वस्तु खरीदता है। तो 25% लाभ कमाने के लिए, 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा, कितनी वस्तु बेचेगा। देखो भाई 2-3 कंसेप्ट समझ लेना यहीं पे, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि उसने अपने से कहा कि एक आदमी 1 रुपए में 25 वस्तु खरीदता है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वो आदमी 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा। एक छोटी सी बात देखना भैया कि जब वो वस्तु खरीद रहा था तो कितने रुपए में खरीद रहा था, 1 रुपए में, और जब वो बेच रहा है तो भी कितने रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए। इसका मतलब रुपयों की मात्रा दोनों केस में क्या है, बराबर है। आप एक कंसेप्ट समझो, हम रोज बाजार जाते हैं, रोज हमें घर से 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अपने को 100 रुपए का डेली सामान लेके आना होता है। अब एक दिन हम बाजार में गए, उस वस्तु जो खरीदनी थी उसका भाव था 20 रुपए किलो, तो उस दिन अपने पास कितने किलो सामान आएगा, 5 किलो सामान आएगा, नहीं आएगा। दूसरे दिन भी अपने को 100 रुपए मिलने हैं, आज वस्तु का भाव है 5 रुपए किलो का, तो आज अपने पास कितने किलो सामान आएगा, 20 किलो सामान आएगा, नहीं आएगा। आप एक बात देखो, 5 से 20 हो रहा है, 20 से 5 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में, जब कभी भी रुपयों की मात्रा बराबर हो, जब कभी भी अमाउंट हो इक्वल हो, तो वस्तु का भाव और वस्तु की मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या है कहने का, जब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, जब एक डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी। भाई एक सीधी सी बात है, रोज फिक्स पैसे मिलने हैं, ठीक है। अगर भाव बढ़ गया तो चीज कम आएगी, जितना भाव बढ़ेगा उतनी चीज कम होती जाएगी, और जितना ही भाव कम होता जाएगा उतनी चीज क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, ठीक है भाई। ये कंसेप्ट समझ लेना है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हम अपने सवाल को करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि कोई सवाल बेसिक तरीके से कैसे करना है। अपने को एक चीज समझना, अगर 25 वस्तुओं की कीमत 1 रुपए है, तो ये बताओ एक वस्तु का सीपी हम क्या कह सकते हैं, 1/25 रुपए कह सकते हैं। एक वस्तु 1/25 रुपए की आएगी कि नहीं आएगी। और एक चीज आपसे समझाई थी लास्ट क्लास में कि सीपी किसी भी चीज का कितने परसेंट होता है, 100% होता है। प्रॉफिट हो तो 100 में जोड़ देना, लॉस हो तो 100 में से घटा देना। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू 1/25 होगी कि नहीं होगी। अब 100% की वैल्यू होगी 1/25, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25, और ये बटे में 100/1 आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा घूम के, 1/25 गुणा 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई 100 चीजों की कीमत 1/25 रुपए, तो एक चीज की कीमत 1/25 रुपए होगी कि नहीं होगी। अच्छा, उसने कहा है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का चाहिए, 25% का, और रुपए बराबर है ही अपने पास। अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप एक बात बताओ भाई मेरे को, अपने को 125% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नहीं। अगर वो कहता 25% आने के लिए, तो हम 75% की वैल्यू निकाल देते कि नहीं निकाल देते। चीज एक याद रखनी है, सीपी 100%, प्रॉफिट हुआ जोड़ दिया, लॉस हुआ घटा दिया। अगर 1% की वैल्यू ये है, तो 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/25 गुणा 100, और गुणा 125 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। भाई एक चीज की कीमत 1/2500 है, तो 125 चीजों की कीमत के लिए गुणा 125 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। ये 25 कितने पे काट देगा, 5 पे। ये 5 कितने पे काट देगा, 20 पे। 1/20 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब 1 रुपए में खरीद कितनी रहा था, 25, और 1 रुपए में बेच कितनी रहा है, 20। तो 25% का लाभ कमाने के लिए वो आदमी 1 रुपए में कितनी वस्तु बेच के आएगा, 20 वस्तु बेच के आएगा, नहीं बेच के आएगा। ठीक है भाई, ये जो चीज समझाई ना आपसे, ये बिल्कुल जो कंसेप्चुअल चीज होती है वो समझाई, जो तरीका होता है वो। किसी भी सवाल में उलझ जाते हो तो आप इस चीज को लगा सकते हो। एक वस्तु का सीपी 100% के बराबर, अगर यहाँ पे मान लो वो कह देता कि शुरुआत में 20% की हानि हो रही है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाती, 80% के बराबर हो जाती। मतलब कहने का क्या है, सीपी 100% है, प्रॉफिट हुआ जोड़ दिया, लॉस हुआ घटा दिया, ठीक है। तो ये चीज तो होगी जो बिल्कुल बेसिक चीज होती है वो। अब देखो आपको सवाल कैसे करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे समझाया, अपने को रोज घर से 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है। रोज 100 रुपए मिलते हैं, तो जिस दिन वस्तु का भाव बढ़ेगा उस दिन मात्रा क्या आएगी, कम आएगी, और जिस दिन भाव घटेगा उस दिन मात्रा क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे 1 रुपए में 25 खरीद रहा था,
25% का लाभ चाहिए था, 1 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। रुपयों की मात्रा बराबर है, रुपयों की मात्रा बराबर है, तो वस्तु का भाव और वस्तु की मात्रा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, उल्टे होंगे। तो आप एक बात बताओ भाई, उस वस्तु का जो भाव है वो अगर पहले 100% था तो अब 125% हो गया। क्यों हो गया 100% पहले? क्योंकि पहले वो 1 रुपए में 25 वस्तु खरीदता था, और जब भी कोई चीज खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, नहीं होता है। 100 से 125 हो गया। अगर 100 से 125 हो गया तो ये रेशियो कितने का बढ़ गया? 4:5 बढ़ गया। अगर भाव 4 से 5 हो गया तो मात्रा है वो 5 से 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर पहले 5 चीजें आती थी तो अब 4 चीजें आएंगी कि नहीं? लेकिन सवाल कहता है पहले कितनी वस्तु आती थी? 25, तो 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 5। भाई 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 5, और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 20। और सवाल का आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसने कहा अपने से कि पहले के आपके भाव में 100 और 125 का रेशियो बन गया। पहले वो खरीद रहा था और अब वो 25% के लाभ पे बेच रहा है। तो पहले खरीद रहा था तो 100%, 25% का लाभ है तो 125%, रेशियो बन गया 4-5, मात्रा बनेगी 5-4। तो इसका मतलब अगर पहले मात्रा 5 यूनिट के बराबर थी तो अब जो मात्रा होगी वो कितने के बराबर होगी? 4 के बराबर। 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 20। सवाल का आंसर 20 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, पहला कंसेप्ट। अच्छा, मान लो इसी सवाल में वो ये कह देता, उसने अपने से ये कह दिया कि एक आदमी को 1 रुपए में 12 वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? कितनी वस्तु बेचेगा? अब समझ लो भाई उसको। देखो, उसने अपने से कहा कि एक आदमी 1 रुपए में 12 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? तो भाई ये कह रहा है अपने से कि 1 रुपए में 12 वस्तु बेचने 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? अब देखो एक चीज समझना, जो तरीका था वो बेसिक तरीका था, वो तो समझा ही दिया आपसे। ठीक है, अब अपना जो डायरेक्ट है वो करते हैं। 1 रुपए की बात यहाँ हो रही है और 1 रुपए की बात यहाँ हो रही है, इसका मतलब रुपयों की मात्रा बराबर है। और अगर रुपयों की मात्रा बराबर है तो वस्तु का भाव और वस्तु की मात्रा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने, एक दूसरे के उल्टे होने। तो आप एक बात बताओ कि जो भाव है वो हम ये लिख सकते हैं कि पहले 80 के बराबर था तो अब 120 के बराबर होगा। भाई पहले 20% की हानि में बेच रहा था, 20% के लाभ कमाना है, तो 20% की हानि थी तो 80 हो गया, 20% का लाभ है 120 हो गया। बात एक ही है, सिर्फ 100% प्रॉफिट हुआ जोड़ दिया, लॉस हुआ घटा दिया। तो यहाँ पे जो रेशियो बन गया वो 2:3 बन गया। अगर ये भाव का रेशियो 2:3 बढ़ गया तो मात्रा का जो रेशियो होगा वो 3:2 हो जाएगा कि नहीं? अगर मात्रा का रेशियो 3:2 हो गया तो पहले अगर मात्रा 3 यूनिट के बराबर थी तो अब जो मात्रा होगी वो 2 यूनिट के बराबर होगी। लेकिन सवाल कर रहा है कि पहले मात्रा कितने के बराबर थी? 12 के बराबर थी, तो 3 की वैल्यु 12, तो 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 8 आ गई कि नहीं आ गई? ये सवाल का आंसर बन जाएगा नहीं बढ़ जाएगा कि 20% का लाभ कमाने के लिए वो आदमी 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 8 वस्तु बेचेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई चीज? ठीक है, तो ये सवाल हो गया अपने पास। तो ये 2 सवाल समझा दिया आपको कि प्रॉफिट और उसमें कि जब भी कभी रुपयों की मात्रा बराबर होगी तो वस्तु का भाव और वस्तु की मात्रा एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक छोटा सा सवाल मान लो इसी में थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो ये बनता है कि जब रुपए बराबर ना हो तो उसने अपने से कह दिया 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर। अब देखो भाई यहाँ पे इस सवाल में क्या करेंगे, इस सवाल में हम रुपयों की मात्रा बराबर नहीं लेंगे, इस सवाल में हम रुपयों की मात्रा क्या लेंगे? अलग अलग लेंगे। उसने क्या दिया 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पर 30% हानि होती है, तो 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि 30% लाभ हो जाए, कि 30% लाभ हो जाए? ये चीज समझ। ठीक है, बड़ा बढ़िया सवाल है, आया हुआ सवाल है पेपर में। उसने अपने से कहा कि 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पे 30% हानि होती है, तो 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उस आदमी को 30% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। अब इस सवाल पे देखो समझने की बात क्या, इस सवाल को 2 तरीके से करेंगे हम।
ठीक है। तो दो तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो तो अपना वही है, ठीक है, कि बेसिक तरीका तो हो ही जाएगा, उसकी तो कोई इशू है ही नहीं। अब अपना जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि एक तो आप ये मान लो कि इस 104 रुपए को 1 मिनट के लिए भूल जाओ और इसको भी कितने रुपए मान लो, 140 रुपए, ठीक है। आप इस 104 को भूल जाओ और इसको कितना मान लो, 140 मान। तो देखो ये तरीका है। इसके बाद हम दूसरा तरीका करेंगे और भी डायरेक्ट कैसे हो जाएगा सवाल। तो अगर ये भी 140 रुपए है तो रुपयों की मात्रा बराबर होगी, और रुपयों की मात्रा बराबर होगी तो वस्तु का भाव और वस्तु की मात्रा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सवाल को कैसे कर सकते हो, देखो 140 रुपए में 80 वस्तु बेचने पे 30% हानि हो रही थी, तो भाव है वो पहले 70 और अब 30% का लाभ चाहिए, तो कितना हो गया 130, 0 से 0 कट गया, 7/3 बन गया। तो मात्रा कितनी होगी, 13 से 7 होगी कि नहीं होगी। अगर मात्रा 13 से 7 होगी तो पहले मात्रा 13 यूनिट थी, तो अब मात्रा कितनी जानी चाहिए, 7 यूनिट। लेकिन पहले मात्रा कितनी थी, 80, तो 13 की वैल्यू 80 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 80/13। और अब 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/13 गुणा 7, 8 7 56, 560/13 यूनिट के बराबर आ गया। ये मात्रा होगी। लेकिन ये किसके लिए है, अगर बात किसकी होती, 140 रुपए की। अब हम ये कह सकते हैं कि 140 रुपए की बात होती तो सवाल का आंसर 560/13 होता। लेकिन बात कितने की पूछ रहा है वो, 104 की। तो हम ये कह सकते हैं कि 140 रुपए के लिए मात्रा कितनी जानी है, 560/13। तो 1 रुपए के लिए कितनी जानी है, 560/13 गुणा 140 हो गया। भाई ये 140 नीचे आ जाएगा, लेकिन वैल्यू चाहिए कितने की अपने को, 104 की। तो जब एक चीज इतने रुपए की आती है तो 104 चीजों की कीमत के लिए गुणा 104 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितने पे कट जाएगा, ये 13 कितने पे काट देगा इसको, 13 काट देगा इसको कितने पे, 13 7 91, 13 8 104। अच्छा उसके बाद कितने पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 पे 14 चौके 56 और 8 चौके 32। और सवाल का आंसर कितना हो गया, 32। कहने का अर्थ क्या हो गया कि 104 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, 104 रुपए में अगर वो 32 वस्तु बेचे तो उसको कितने % का लाभ हो जाएगा, 30%। ठीक है भाई, एक बार दोबारा समझते हैं इस तरीके को। देखो हमने क्या किया, हमने अपना जो पिछला सवाल था उस सवाल के कंसेप्ट को लेके चले। हमने क्या किया कि जो 104 रुपए थे उसको कितने रुपए मान लिए, 1 मिनट के लिए 140 रुपए मान लिया। अगर हमने उसको 140 रुपए मान लिया तो भाव है वो पहले 70 अब 130 हो गया, क्योंकि पहले 30% हानि हो रही थी, अब 30% लाभ हो रहा है। तो हानि हो रही थी तो 100 में से घटा दिया, लाभ हो रहा था तो 100 में जोड़ दिया। रेशियो बन गया 7:13 का, तो मात्रा का रेशियो कितने का बन गया, 13:7 का। अच्छा अब हम कह रहे हैं पहले मात्रा 13 यूनिट के बराबर थी, सवाल कर रहा है पहले मात्रा कितने के बराबर थी, 80 के बराबर थी। 13 की वैल्यू 80 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 80/13 होगी। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 560/13। अगर सवाल में बात 140 रुपए की होती कि 140 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि 30% लाभ हो जाए, तो सवाल का जो आंसर हो जाना था वो कितना हो जाना था, 560/13 हो जाना था। समझ गए मैं बात को। अब इसके बाद क्या हुआ कि देखो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, 104 की। तो अपने को पता है कि अगर 140 रुपए की बात होती तो सामान 560/13 के बराबर जाना था। तो अगर 1 रुपए की बात होती, मैं थोड़ा दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे, 140 रुपए की बात होती तो वस्तु कितनी जानी थी, 560/13। तो जब 1 रुपए की बात होगी तो वस्तु कितनी जाएंगी, 560/13 गुणा 140। ये 140 कैसे आ गया भाई, इसके नीचे आएगा तो उल्टा घूम के रेसिप्रोकल यही बन जाएगा, ठीक है। और वैल्यू कितने की चाहिए, 104 की। तो 104 रुपए की वैल्यू के लिए क्या कर दिया, 560/13 गुणा 140 और गुणा कितना कर दिया, 104। 13 7 91, 13 8 104, ठीक है। ये कितने पे काट देगा, 4 पे, और 8 चौकी कितना आ गया, 32। 104 रुपए में 30% लाभ कमाने के लिए 32 वस्तु बेची। क्लियर होगी भाई बात, एक चीज होगी ये अपने पास। अच्छा एक चीज, अब दूसरी चीज समझने की क्या है वो चीज देखो भाई। आप ये मान लो 1 मिनट के लिए कि 104 रुपए को 140 में चेंज नहीं करते हो, तो क्या करो आप कि 80 वस्तुएं है ना, उनकी कीमत आप कितने रुपए मान लो, सबकी कीमत 100 रुपए मान लो। अगर आप सबकी कीमत 100 रुपए मान लेते हो तो आप ये कहोगे कि जब वो 30% की हानि पे बेची जा रही थी तो वो 70 की बेची जा रही थी। भाई 100 हम क्यों मानते हैं, 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। और जब वो 30% लाभ की बात कर रहे हैं तो वो कितने की बिक रही है, 130 की बिक रही है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो कहता है पहले वस्तु कितने की जा रही थी, 140 की। भाई ये बात उसने क्या रखी है, 30% की अगर हम 100 मान के चलते हैं तो हमारे हिसाब से कितने की जानी चाहिए, पहले 70 की।
तो 70 की वैल्यू 140 रुपए है। 70 की वैल्यू सवाल में 140 रुपए है कि नहीं है? अगर 70 की वैल्यू 140 रुपए है तो 130 की वैल्यू 260 रुपए हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझ? ये चीज क्लियर होगी कि नहीं होगी? ये चीज क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब 260 रुपए है वो कितनी वस्तुओं के लिए है? 80 वस्तुओं के लिए है कि नहीं? 260 रुपए है वो 80 वस्तुओं के लिए है कि नहीं है? तो 260 रुपए अगर 80 वस्तुओं के लिए हैं तो आप एक बात बताओ, 0 से 0 काट दे, 26 रुपए 8 वस्तुओं के लिए हो गए। और अपने को रुपए कितने चाहिए? 104। 26 दूनी 52 होता है और 52 दूनी 104 होता है। इसका मतलब 26 गुणा 4 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो 26 गुणा 4 कितने बन गए? 102 रुपए। और 8 गुणा 4 कितनी बनेगी? 32 वस्तु। सवाल का आंसर 32 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो दोबारा समझते हैं एक बार इस चीज को कि हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया 80 वस्तुओं की कीमत कितने रुपए है? 100 रुपए। ठीक है, तो 80 वस्तुओं की कीमत अगर 100 रुपए है तो पहले 30% हानि पे बेच रहा था, तो पहले कितने की बेच रहा था? 70 की। अब 30% के लाभ पे बेच रहा है तो कितने की बेच रहा है? 130 की। लेकिन सवाल कहता है पहले कितने में जा रही थी चीज? 140 में। तो 70 की वैल्यू 140 थी तो 130 की वैल्यू 260 होगी। अगर 260 रुपए में, अब अगर बात किसकी होती? 260 रुपए की होती, तो 260 रुपए में कितनी वस्तु जानी थी? 80 वस्तु जानी थी। तो 260 रुपए में 80 वस्तु जानी थी, तो हमने क्या किया? दोनों साइड 0 से 0 काट दिया। दोनों साइड 0 से 0 काट दिया तो हम 26 रुपए में 8 वस्तु बेचे, तो भी वही बात है। अब 26 दूनी कितने होते हैं? 52। और 52 दूनी कितना होता है? 104। तो इसका मतलब 26 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? 4 से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो 26 की गुणा 4 से यहाँ कर दी, कितने रुपए आ गए? 102 रुपए आ गए। और यहाँ भी 4 से गुणा कर दी तो कितनी वस्तु आ गई? 32 वस्तु आ गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर होगी कि नहीं होगी? सही है भाई, आगे समझ में मेथड। ठीक है, तो इससे हम सवाल को अपने को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर होगी बात? ठीक है, जो बेसिक चीज थी वो मैंने पिछले सवाल में समझाई थी आप। ठीक है, कर लोगे भाई? ठीक है, ये सॉरी 102 लिख दिया, 104 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो इसमें इसके बाद करते हैं अपना अगला सवाल। लिखो एक सवाल, देखो एक सवाल और करते हैं। अपने पास एक सवाल आ जाएगा, 160 रुपए में 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। 70 वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। तो देखो भाई, जो सवाल पिछला सवाल था ना, सेम एज इट इज वो का वो सवाल है, सेम एज इट इज वो का वो कंसेप्ट लगना है। तो हम ये निकालते हैं इसमें कि 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि 20% लाभ हो। वहां नहीं थी तो यहाँ लाभ हो कि 20% लाभ हो। ठीक है भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सवाल दे रखा है कि 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पे 20% हानि होती है, तो 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उस आदमी को 20% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। अब इस सवाल को भाई करना है तो सेम एज इट इज वो की वो चीज लगानी। देखो, हमने ये मान लिया 70 वस्तुओं की कीमत कितने रुपए है? 100 रुपए। पहले 20% हानि पे बेच रहा था तो कितने में बेच रहा था? 80 में। अब 20% लाभ पे बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? 120 में। ठीक है, लेकिन 80 की वैल्यू 160 रुपए दे रखी है नहीं भाई? पहले 160 रुपए में बेच रहा था नहीं बेच रहा था? तो 80 की वैल्यू अगर 160 है तो 120 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 240 रुपए हो गए। क्लियर होगी भाई बात यहाँ तक? अब 240 रुपए में कितनी वस्तु बिकनी थी? 70 वस्तु बिकनी थी। अगर वो 240 रुपए में 70 वस्तु बेच देगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 240 रुपए में कितनी वस्तु बेच देगा? 70 वस्तु। 0 से 0 काट दे, 24 रुपए में कितनी होगी? 7 रुपए। कितने चाहिए? 96। 24 की गुणा 4 से कर देंगे, 96 आ जाएगा। 2400 के 96 होते हैं कि नहीं होते? तो 7 की गुणा 4 से कर देंगे तो 7 के 28 आ जाएगा। सवाल का आंसर आ गया। क्लियर होगी कि नहीं होगी? एक लाइन का सवाल बन गया कि नहीं बन गया? बाकी आपसे पिछले सवाल में समझा ही दिया था। अगर आप इस 96 रुपये को शुरुआत में कितने रुपए मान के चल लो? 160 रुपये मान के चलो, लास्ट में कितने की वैल्यू निकाल दो? 96। क्लियर होगी फिर बात? करें अगला सवाल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट है नहीं, कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगला सवाल करते हैं। देखो, एक सवाल है भाई अपने पास, एक आदमी ने
₹3 के 7 सेब खरीदे। थोड़ा सा अलग सवाल है उन सवालों से, पिछले जो सवाल किए थे। एक आदमी ने ₹3 के 7 सेब खरीदे, तो 100 सेब कितने रुपए में बेचे कि 33% लाभ हो गए, कि 33% लाभ। ये सवाल है, ठीक है। एक बार करके देखना इस सवाल को कि एक आदमी ने ₹3 के 7 सेब खरीदे, ठीक है, और उसने अपने से पूछा कि 100 सेब कितने रुपए में बेचे कि उसको 33% का लाभ हो। तो सेम वो की वो चीज़ भाई, अपना पहले करते हैं सवाल को तरीके से, ठीक है, जो कंसेप्ट होता है उससे, फिर उसके बाद देखेंगे सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। आप एक बात बताओ यार, कि 7 सेब की कीमत है, वो 7 सेब की कीमत कितने रुपए है? ₹3। तो एक सेब की जो कीमत होगी वो 3/7 रुपये होगी। एक सेब की कीमत भाई 7 सेब ₹3 कह रहे हैं, तो एक सेब 3/7 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये जो चीज है एक सेब 3/7 का, ये खरीद रहा है वो, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू 3/7 है। 100% की वैल्यू 3/7 है। प्रॉफिट चाहिए 33% का, तो ऑब्वियस सी बात है 133% की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। 33% लॉस की कह देता तो हम कितना निकाल देते? 67% निकाल देते, 67% निकाल देते। 100% की वैल्यू 3/7 है, तो 1% की वैल्यू 3/700 होगी कि नहीं भाई? ये 100 कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा, 1% की वैल्यू होगी। और जब आप 133 की वैल्यू निकालोगे, तो 133 की वैल्यू निकालोगे तो 133 की जब इससे गुणा करोगे, 3 गुणा 133/700, तो ये हो जाएगा 399/700 होता है। 399/700 रुपए कितने सेब की कीमत है? एक सेब की कीमत है, जब उस पर कितने % का प्रॉफिट हो? 33% का प्रॉफिट। लेकिन उसको चाहिए कितने सेब? बेचने कितने सेब है? 100 सेब। अगर उस आदमी को 100 सेब बेचने हैं, तो इसकी गुणा 100 से करते ही सवाल सोल्व हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 7 से काट लेंगे इसको, तो 7 से जब इसको हम काटेंगे तो 7 5 35, 5 आ गया। कितने बच गए? 4। 7 7 49। इसका मतलब सवाल का आंसर कितना हो गया कि 100 रुपए में 100 सेब कितने रुपए में बेचेगी? 33% लाभ हो जाए, तो कितने रुपए में बेचे? 57 रुपए में बेचेगा, तो उसको कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा? 33% का प्रॉफिट। समझ में आ गई कोई बात? अब एक चीज और समझो, आप देखो कि वो क्या कह रहा है अपने से कि ₹3 के कितने सेब खरीदे? ₹3 के कितने सेब खरीदे? 7 सेब खरीदे, ठीक है। देखो 100 का परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है, और 100 किसी से गुणा कर देते हो, तो देखो एक चीज और समझ लो आप कि ₹3 के 7 सेब खरीद रहा है, तो ये रेट है, ये रेट है 7 सेब एट द रेट ऑफ पर 3 रुपीज। ये रेट है कि नहीं है? और रेट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, एक वस्तु के भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 7 सेब ₹3 के आ रहे हैं, या 700 सेब ₹300 के आ जाए, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। बात बराबर रहनी है कि नहीं रहनी भाई? दोनों तरफ अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चीज वो क्या रहनी है हमारी? सेम की सेम रहनी है कि नहीं रहनी है? तो हम ये कहते हैं, दोनों तरफ मान लो हमने 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा क्यों करते हैं? ताकि 33% आसानी से निकलते हैं कि ₹300 के 700 सेब आते हैं नहीं आते? ₹300 के 700 सेब आते हैं नहीं आते? प्रॉफिट कितने % का चाहिए? 33% का। अगर 33% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो आदमी इस 700 सेब को 399 रुपए के बेचेगा कि नहीं बेचेगा भाई? 33% का मतलब ये हो गया 100 पे 33, तो 100 पे 33 है तो 200 पे 66, और 300 पे 99, तो 399 रुपए के 700 सेब बेच दिए कि नहीं बेच दिए? लेकिन एक्चुअल में बेचने कितने हैं? 100 सेब बेचने कि नहीं बेचने? आप एक बात बताओ मेरे को, 700 सेब 399 के बेच रहा है। अगर मैं यहाँ भी नीचे 100 लिख 7 लिख दूं, और मैं यहाँ भी नीचे 7 लिख दूं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, क्योंकि मेरे को कितने सेब निकालने थे? 100 सेब। तो 700 को मैं 7 से भाग करूंगा तो 100 सेब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये कितने आ गए? 100। और जब आप 399 को 7 से भाग करोगे तो 7 5 35, 7 7 49, 57 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई बात को? भाई दोबारा देखो इसको, उसने अपने से कहा कि ₹3 के कितने सेब है? 7 सेब है। हमने क्या किया कि ₹300 के कितने सेब मान लिए? 700 सेब मान लिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट सेम रहनी है। अच्छा, अब प्रॉफिट कितने % का चाहिए? 33 का। तो 33 का प्रॉफिट चाहिए, तो 700 सेब कितने रुपए की बेचेगा? 399 रुपए की बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचते हैं भाई। लेकिन वो पूछ कितने सेब की रहा था? 100 की।
तो 700 को 100 बनाने के लिए कितने से डिवाइड, 7 से। यहाँ भी कितने से डिवाइड, 7 से। ये कितना आ गया 100 और ये कितना आ गया 57 और यही सवाल का आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के जो सवाल थे वो हो गए अपने क्लियर। ठीक है, बाकी हम फिर अपनी अगली वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए